प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th 11 12th के लिए निबंध लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। मैंने इसके पहले 2 वीडियो बनाए हैं कि पहले भाग जो है वह है सुसंगठित निबंध की रचना कैसे करें। प्यारे बच्चों, सुसंगठित निबंध की रचना के बारे में हमने आपको बताया है कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छा निबंध किस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, निबंध के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में चर्चा किया। उसके साथ साथ मैंने एक कुशल निबंध लेखन करने के लिए अपने अंदर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दूसरा पार्ट में हमने आपको बताया है, दूसरा भाग जो हमने बनाया है उसमें मैंने आपसे चर्चा किया है कि जो निबंध है हमारा वह किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं, और निबंध के बारीकियों को ध्यान में रखते हुए निबंध से संबंधित समस्याओं के बारे में लिखने की बात मैंने कहा कि हमें निबंध लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे निबंध के शैलियों के बारे में, अभिव्यक्ति की शैलियों के बारे में। निबंध की अभिव्यक्ति की जो शैलियाँ हैं वह किस तरह से हैं। निबंध तो पहला है निबंध शैली, मतलब निबंध शैली का मतलब अभिव्यक्ति की जो शैली है, या निबंधात्मक शैली भी हो सकती है, निबंध शैली के रूप में जिसे जानते हैं। जो दूसरा है वह है हमारा आत्मकथा के रूप में, अर्थात आत्मकथा का मतलब होता है, हम उसको कह सकते हैं कि आत्मकथा शैली में जैसे अपने बारे में या खुद के बारे में एक्सप्लेन करना दूसरी शैली होती है। और तीसरा होता है संभाषण शैली। संभाषण शैली का मतलब होता है कि लेखक एक स्पीच के रूप में, एक भाषण के रूप में, एक विशेष तौर से संभाषण के रूप में उसे अभिव्यक्त किया जाता है। ये तीनों ही शैलियाँ निबंध के अंतर्गत आती हैं। मैंने आपको बताया कि निबंध की 3 शैलियाँ हैं। पहला है या अभिव्यक्ति कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की 3 शैलियाँ हैं। अभिव्यक्ति की जो पहली शैली है वह है निबंधात्मक शैली। दूसरी जो शैली है वह है आत्मकथा शैली, और तीसरा जो है वह है हमारा क्या, बताइए। तो तीसरा जो हमारा शैली है वह यह है कि संभाषण शैली। संभाषण शैली मतलब जिसमें, अब इन तीनों शैलियों को अलग अलग डिफाइन करें तो क्या है कि जैसे निबंधात्मक शैली में निबंध के रूप में निबंध शैली का प्रयोग किया जाता है, और जो दूसरा हमारा है वह आत्मकथा, जिसमें जैसे जीवनी, किसी अपने बारे में लिखना, या जीवनी नहीं आएगा इसके अंतर्गत, जैसे अपने बारे में लिखना, या अपने अंदर की कमियों को उजागर करना, या अपने अंदर की अच्छाइयों को उजागर करना, या अपनी पूरी स्टोरी, अपने जीवन की पूरी कथा को स्पष्ट करना, ये भी एक निबंध जो अभिव्यक्ति की शैली है। तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है संभाषण शैली। ज़्यादातर लोग भाषण देने समय इन शैली का उपयोग करते हैं। ये भी एक निबंध शैली का ही रूप है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभिव्यक्ति की ये 3 शैलियाँ बताई हैं, इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि निबंध के प्रकार की। निबंध के कई प्रकार होते हैं, लोग कई प्रकार, इसका कोई एक निश्चित प्रकार निर्धारित करना बहुत समस्या है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग प्रयोग करते हैं। कुछ लोग भावनात्मक निबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कुछ वर्णात्मक होता है, कुछ व्याख्यात्मक होता है, कुछ विचारात्मक होता है, या समस्यात्मक होता है। इस तरह से समस्या कैसी है, निबंध का टॉपिक कैसा है, उस हिसाब से हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। निबंध की सबसे बड़ी जो महत्ता है वह है कि जैसा निबंध हो वैसी शैली हो, उसी शैली के हिसाब से हमें लेखन करना चाहिए। जैसे निबंध लिखने भावनात्मक शैली, मतलब अगर गाय पे आ गया, मेरा प्रिय कवि आ गया, मैं, तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए प्रिय हो तो वहाँ भावनात्मक चीज़ें जुड़ जाएंगी। मेरा घर, ठीक है। दूसरा जो होता है फेस्टिवल संबंधित, त्यौहार संबंधित, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, तो ये क्या है, वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं, वर्णन करना होता है इसमें। उसके बाद समस्यात्मक, जैसे दहेज एक दानव, विज्ञान वरदान या अभिशाप,
तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो निबंध के विभिन्न प्रकारों को वर्णित करते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि निबंध की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि हमें जो टॉपिक मिले वह हमें समझना होगा कि यह निबंध किस प्रकार का निबंध है, और उसी आधार पर हमें निबंध की रचना करनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा निबंध लिखते समय सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निबंध को सबसे पहले प्रस्तावना लिखना चाहिए, प्रस्तावना के साथ साथ उसका मध्य भाग का विस्तार करना चाहिए और लास्ट में उपसंहार करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है निबंध लिखते समय कि हम निबंध के सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसकी रूपरेखा तैयार करें। रूपरेखा जब तक तैयार नहीं होगा तब तक हम निबंध को नहीं लिख सकते। कुछ लोग अब इसके भी कई तरीके अपनाते हैं। जैसे जब छोटे बच्चों को हम निबंध लिखना सिखाते हैं तो क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह लिखते लिखते अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जब भटक जाएंगे तो वह कुछ और भी लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले और दूसरे वीडियो में यह बता चुका हूँ कि निबंध लिखते समय हमें क्रमबद्धता और उसके साथ साथ सुव्यवस्थित ढंग से अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से रखने आना चाहिए। तो हम कहीं भटक न जाएं अपने मार्ग से, इसके लिए हम जब शुरू में बच्चों को सिखाते हैं तो सबसे पहले एक हेडिंग डलवाते हैं, रूपरेखा करते हैं। रूपरेखा में सबसे पहला हेडिंग जो हमारा होता है वह होता है प्रस्तावना। उसके बाद बीच में दूसरा टॉपिक जो डलवाते हैं वह डलवाते हैं मध्य भाग। मध्य भाग में 3-4 टॉपिक डलवा देते हैं जिस पे उनको लिखना होता है, जिस विषय वस्तु पे। उसके बाद जो तीसरा अंतिम टॉपिक होता है वह होता है उपसंहार, और उसमें उस पूरे निबंध का समराइज कर दिया जाता है। इस तरह से 5 टॉपिक मध्य भाग में, 1 टॉपिक आगे, 1 टॉपिक पीछे, कुल 7 टॉपिक हो गए, और इस तरह से निबंध की रचना हो जाती है। जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, अच्छे निबंध लिखने के लिए, बेहतर निबंध लिखने के लिए यह जरूरी है कि ये क्या है, ये प्रारंभिक स्टेप है बच्चों को सिखाने के लिए। पहले रूपरेखा डाला हेडिंग, फिर उसके बाद प्रस्तावना डाला, फिर उसके बाद 2 बिंदुएं और दिया हमने, 5 टॉपिक 4 टॉपिक, जितनी आवश्यकता हो, जितना हमारा विचार परिपूर्ण हो जाए, और फिर लास्ट में हम क्या देते हैं, उसका प्रस्तावना के बाद मध्य भाग, मध्य भाग के बाद उपसंहार कर देते हैं। अब बात आती है कि जब यह इस तरह से निबंध लिखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि यह बहुत साधारण तरीके से लिखा जा सकता है। जब इसका अभ्यास हो जाए, निरंतर अभ्यास जब हो जाए, तो अभ्यास के साथ साथ जब हम लेखन की कला में स्पीड पा लें, एक महारत हासिल कर लें, तब हमें इन चीज़ों को हटा देना चाहिए। जैसे रूपरेखा की हेडिंग हटा दीजिए, उसमें कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद प्रस्तावना की हेडिंग को हटा दीजिए, मध्य भाग लिखना छोड़ दीजिए, और उपसंहार लिखना छोड़ दीजिए। अब सीधे सीधे निबंध लिखना है। आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि पहले प्रस्तावना लिखा जाता है, फिर मध्य भाग में विस्तार किया जाता है, फिर उसके बाद अंत में आपको उपसंहार करना है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बताते चलूँ कि निबंध में अब ये सारी चीज़ें जब हटा देंगे तो आपको लिखने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन इन कठिनाइयों से बचने का जो सही तरीका यह है कि आप जब लिखें तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में आप थोड़ा सा लिखें, 10 लाइनें, 10 पंक्तियाँ लिखें, और एक पैराग्राफ लिखने के बाद में अब मध्य भाग, आपको हेडिंग नहीं डालना है, उसमें आप जो टॉपिक आपने चॉइस किया है उन टॉपिकों को क्रमशः एक एक करके हेडिंग डालते जाइए और लिखते जाइए उसके बारे में, और लास्ट में उस टॉपिक का उपसंहार करना है। उपसंहार में आप उसको पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, समय का महत्व। अगर हम आपको टॉपिक दे दें समय का महत्व और कहें कि आप इस पे निबंध लिखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक स्टेप में आपको सीखने के लिए रूपरेखा तैयार करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे क्या, कि समय का महत्व। निबंध आपका क्या है, समय का महत्व। उसके बाद क्या डालेंगे, रूपरेखा। रूपरेखा में पहला चीज़ आप डालेंगे, पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग मध्य भाग में डालेंगे समय का महत्व, समय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, समय का दुरुपयोग करने के कारण, समय का दुरुपयोग होने का कारण क्या है मुख्य। उसके बाद
अब आप नीचे जो बिंदु है, क्योंकि हमने 3 ही टॉपिक लिया है, आप और भी टॉपिक ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे जितने शब्दों का प्रश्न पूछा जाए कि इतने शब्दों में दिए, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 500 शब्दों में, 1000 शब्दों में, तो जैसा प्रश्न में पूछा जाए शब्दों की संख्या, उस हिसाब से हम मध्य भाग में विस्तार कर लेते हैं और अंतिम में हम उपसंहार कर लेंगे। इस तरह से हमारा निबंध का एक प्रारूप तैयार हो गया। लेकिन जब हम अब इस तरह से हर चीज़ में कम से कम 5-5 लाइन, 7-7 लाइन पैराग्राफ करके, मैं एक पैराग्राफ में 7-7 लाइन करके कुल लगभग 20-25 लाइन का निबंध तैयार किया जा सकता है। अब बात आती है कि जब हमें अच्छी लेवल पे, अभी तो ये प्रैक्टिस किया आपने इस आधार पर, अब आपको अगर निबंध को बेहतर और लिखना है तो इन टाइपों को हटा के लिखिए। पहले प्रस्तावना डालिए, समय का महत्व। प्रस्तावना में समय मानव के जीवन का एक अमूल्य और कीमती भेष है, क्योंकि समय के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकता। समय मानव जीवन के लिए एक बहुमूल्य संपदा है। समय एक बहुमूल्य संपदा है जिसको हमें हमेशा सदुपयोग के लिए मिला है, न कि उसके दुरुपयोग के लिए। अगर हम बात करें समय का, तो कहा जाता है कि समय ही जीवन है, और समय ही जीवन इसलिए है क्योंकि अगर समय को हमने छोड़ा तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। अतः हमें समय के साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और समय के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्तावना मैंने बांध दिया थोड़ा सा, मैं अभी बेसिक रूप से छोटे रूप में बता रहा हूँ। निबंध की आगे चर्चा मैं बाद में करूँगा, अगले भाग में करूँगा। फिर जो अब ये क्या हो गया, एक प्रस्तावना हो गया। अब हम डालेंगे समय का सदुपयोग, कि हम सभी को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के साथ साथ हमें अपने कार्यों को करना चाहिए, अपनी दिनचर्या को समय के साथ बांधना चाहिए, जिससे हम अपने समय को बर्बाद होने से रोक सकें। प्रतिदिन सुबह इसके लिए हमें निश्चित रूप से एक समय सारणी के अनुकूल चलना चाहिए और हर कार्य के लिए एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि तैयार करनी चाहिए। फिर दूसरा हेडिंग अब इस तरह हो गया, समय का दुरुपयोग कैसे होता है। तो समय का दुरुपयोग में आप डालेंगे कि जब हमारी दिनचर्या में समय सारणी न हो, दिनचर्या न हो, निश्चित चीज़ें न हो और कार्य करने का तरीका न हो, तो हमारा समय दिन पर दिन बर्बाद होता चला जाता है। वही हाल है कि का वर्षा जब किसी सुखाने समय चूकी पुनि का पछताने। इस तरह से बीच बीच में कुछ लोकोक्ति, मुहावरे या सूक्ति या श्लोक बीच बीच में समय से संबंधित चीज़ों को आप डाल सकते हैं और लास्ट में आप उसका उपसंहार कर सकते हैं। उपसंहार में आप समराइज करेंगे कि समय आज के युग में सबसे बहुमूल्य चीज़ है। धन जाए तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर समय जाता है तो बहुत कुछ चला जाता है। क्योंकि रावण भी, उदाहरण भी दे सकते हैं कि रावण भी अपने ज़माने में समय के महत्व को नहीं समझा, इसलिए उसके पास शक्ति होते हुए भी पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ियाँ नहीं बना सका। उसका जीवन का उद्देश्य था, इसीलिए रावण ने भी इस बात को, समय को समझाने की कोशिश की। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप फ्री हैं लिखने के लिए, सोचने के लिए फ्री हैं, लेकिन अपने विषय वस्तु को बांध कर लिखें, बेहतर ढंग से लिखें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस टॉपिक पे आगे वाला जो वीडियो हमारा होगा उसी पे निबंध होगा। मैंने आपको इसके विशेष तौर पे यानी इन सभी बातों को प्रस्तुत किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।